हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल यूपीएससी स्टडी ग्रुप। आज है 4 मई, वेनसडे का दिन है एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत सारी मेहनत कर रहे होंगे अपने ड्रीम्स को पाने के लिए। सो आज 4 मई है, वेनसडे का दिन है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दी टुडेज हिंदू एनालिसिस। पहला आर्टिकल अब आया है हमारे एक्सपोर्ट्स को लेके, ठीक है। एक्सपोर्ट्स की यहाँ बात की गई है। अप्रैल मई में जो ये महीना बीता है पिछले वाला, उसमें जो हमारा एक्सपोर्ट्स था, मतलब जो हमने सामान दूसरे देश को पहुंचाया और उनके बदले में उससे हमने पैसा लिया, ठीक है। एक्सपोर्ट्स ये होता है, इम्पोर्ट मतलब होता है कहीं दूसरे देश सामान लाना, ठीक है, और एक्सपोर्ट्स होता है पहुंचाना। इसमें ये दो टर्म में थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को। तो जो हमारा अप्रैल महीने का एक्सपोर्ट था, दैट हिट $38 बिलियन, ठीक है, जो कि बताया गया है इस आर्टिकल में पिछले साल से 24.2% ज़्यादा था, ठीक है। यहाँ पे कहीं लिखा होगा, यहाँ पे ये है, इट इज़ दैट जो एक्सपोर्ट था इस साल इस महीने का, वो पिछले साल इसी महीने से 24.2% ज़्यादा था। बट वहीं पिछले महीने से, दैट इज़ मार्च 2022 से 9.5% कम था, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ की बात की गई है। और दूसरी बात यहाँ बताई गई है, जो डेफिसिट था। डेफिसिट क्या होता है? डेफिसिट इज डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। जो डेफिसिट है, दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो ये इसका जो गैप है ये बढ़ा हुआ है, ये इंक्रीज़ हुआ है। तो अगर इसका गैप इंक्रीज़ होगा, दैट मीन्स हमारा या तो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में से एक चीज़ ज़्यादा होगी और एक चीज़ कम होगी, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर दो चीज़ें 5-10, इसके बीच का गैप जो है वो 5 है, ठीक है। बट अगर हमें इसका गैप बड़ा करना है, तो इसमें हमें एक चीज़ को बढ़ाना पड़ेगा और एक चीज़ स्टेबल वहीं पे रह सकती है या फिर उससे कम हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने 10 को 11 कर दिया, तो यहाँ पे गैप कितने का हो गया? 6 का। तो मतलब डेफिसिट बड़ा है, ठीक है। तो हमारा जो बताया गया इसमें, जो हमारा डेफिसिट था, दैट इज़ फ्रॉम डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, वो इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस जगह पे ये एक मैप टाइप का दे रखा है, मैप क्या, ग्राफ टाइप का दे रखा है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो ये ब्लू लाइन है, दैट इज़ फॉर 21 के लिए, और ये लाल लाइन है 22 के लिए, ठीक है। तो अप्रैल में पिछले साल हमारा एक्सपोर्ट $30.75 बिलियन पे था, ठीक है। वही इस साल 38 पर हो गया। और इम्पोर्ट जो था वो 46 पे था पिछले साल, और इस साल 58 पर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिसिट की वैल्यू दे रखी है, देखिए यहाँ पे डेफिसिट कम था, यहाँ पे डेफिसिट बढ़ा है। यानी हमने इम्पोर्ट है वो ज़्यादा किया है एक्सपोर्ट के मुकाबले, ठीक है। एक्सपोर्ट हमारा कम था, तभी तो डेफिसिट बढ़ेगा। और तो ये सही चीज़ नहीं होती है इकोनॉमी के लिए, बिकॉज हम ज़्यादा सामान बाहर से मंगवा रहे हैं पैसा दे के, ठीक है। और वहीं पे अगर हम यहाँ पे ज़्यादा कम सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सो दैट इज़ बैड फॉर आर इकोनॉमी, ठीक है। और यहाँ पे एक और डेटा दे रखा है इस जगह पे, यहाँ पे दैट जो 2021 से लेके 2022 तक का जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें जो हमारा एक्सपोर्ट था, दैट इज़ रिकॉर्ड 420 बिलियन डॉलर का था, ठीक है। और वहीं इंपोर्ट 612 बिलियन डॉलर का था, ठीक है। ये 2021 से लेके 22 के फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, ठीक है। और इसमें डेफिसिट कितना था? 192 बिलियन डॉलर्स। तो दैट इज़ हमारा डेफिसिट इतना है और हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट इतना है, ठीक है। तो ये डेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। लेकिन जो ये डेटा होता है ना, ये जब हम मेंस राइटिंग में करते हैं, ये प्रीलिम्स में तो इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा, बट लेकिन जो डेटा हमारे मेंस राइटिंग में होता है, उस वहाँ पे ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। यू कैन गिव दीज डेटा एज एग्जाम्पल्स। तो आप उसको, इन डेटा को एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हो, एंड दैट शोज़ कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, ठीक है। तो इसमें आप डेटा याद रखिएगा। दो जगह पे डेटा की बात हुई थी, एक तो यहाँ पे हो गई और दूसरी इस ग्राफ में हुई है, ठीक है। जो जो इस महीने का हमारा डेटा है, ठीक है। तो ये दो चीज़ थी, इसमें ज़्यादा कुछ याद करने वाली बात नहीं है, बट डेटा आपको इंपॉर्टेंट याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। यहाँ पे सब ये सिटीज़ के आर्टिकल है, तो अगर आप जिस सिटीज़ के उसे पढ़ सकते हैं, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इसमें फिर नेक्स्ट आते हैं हम अपन लोग, इसमें एक ये दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल दे रखा है, इसमें गवर्नर्स के पावर के बारे में बात हो रखी है, ठीक है। इसको हम लोग आखिरी में कवर करेंगे, इसमें बहुत बहुत चीज़ें बताने के लिए, ठीक है। इसमें आप देखिएगा, बाकी एडिटोरियल्स हम आखिरी में आएंगे, तो उसमें आपको बता दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं है।
यस, एक यहाँ पे छोटे सा आर्टिकल दे रखा है अबाउट अ हैकिंग ग्रुप, ठीक है, लैप्सस, जिसका नाम है लैप्सस डॉलर्स। तो आजकल प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं दैट दिस वर्ड हैज़ बीन सीन इन न्यूज़, व्हाट इज दिस रिलेटेड फॉर, ये चीज़ हमने न्यूज़ में देखी है, ये किस चीज़ से संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। उसमें बेसिकली ये साइबर से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि ये साइबर्स के जो नाम होते हैं ना, तो अजीब से होते हैं, ठीक है। तो इनको क्वेश्चन बनाने में ये बड़ी आसानी होती है। तो अगर यहाँ पर आ जाए कि लैप्सस क्या है, तो लैप्सस एक हैकिंग ग्रुप है, ठीक है। क्या हुआ था, जो एक 2022 में जो एक ऑक्टा नाम की एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो इसने मार्च 2022 में बताया कि 3 महीने पहले, दैट इज़ जनवरी 2022 में, इनके जो कंपनी थी उस पर एक साइबर अटैक हुआ था, जिसमें काफ़ी सारे जो क्लाइंट्स के डेटा थे वो टेलीग्राम ग्रुप में पब्लिश कर दिए गए थे, ठीक है। तो जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि जो ये हैक को अंजाम दिया गया है, ये एक हैकिंग ग्रुप ने किया जिसका नाम लैप्सस है। और इस हैकिंग ग्रुप को दो नौजवान चलाते हैं, एक की उम्र 16 साल की है और एक की 17 साल की है, ठीक है। ये ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं। अब शायद ये इनको अरेस्ट कर लिया गया है और उन्होंने काफ़ी लाइक $14 मिलियन कमाया खाली हैकिंग से, ठीक है। तो दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट। तो अगर एग्जाम में आए कि दैट व्हाट लैप्सस इज रिलेटेड टू, सो यू कैन गो फॉर इट्स अ हैकिंग ग्रुप। और अगर ऑक्टा आ जाए, वैसे आएगा नहीं ऑक्टा, बट सो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर कंपनी, ठीक है। लेकिन ये लैप्सस इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि ये किससे रिलेटेड है, क्योंकि साइबर क्राइम आजकल मतलब बहुत ही ये ट्रेंड मतलब बहुत ही बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप इसको एज अ मीन्स राइटिंग में भी एग्जाम्पल की तरह पे डाल सकते हैं कि एक इंसिडेंट हुआ था अबाउट ऑक्टा एंड लैप्सस, ठीक है। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल, इसमें खाली लैप्सस के बारे में जान लीजिए, हो गया कि ये क्या चीज़ है, इट्स अ हैकिंग ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे एक डिफेंस के बारे में दे रखा है न्यूज़ कि ये कैन यूज़ दिस इन अ डिफेंस सेक्शन। तो यहाँ पे एक इंडिजिनस आर्टिलरी गन है जो कि डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई है। डीआरडीओ में जो एक ब्रांच है ARDE, ठीक है, ARDE, इसका फुल फॉर्म इसमें दे रखा है, हियर इट इज़ ARDE, आर्मेचर रिसर्च आर्मेचर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, जो पुणे में है। इन्होंने ही बनाई है विद भारत फोर्ज और टाटा ग्रुप के साथ, ठीक है। सो ये जो गन है दैट इज़ एडवांस्ड टर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, ATAGS, ठीक है। तो ये इंडिजिनसली बिल्ड की गई है और ये न्यूज़ में है क्योंकि अभी इसका हाल ही में एक वैलिडेशन टेस्ट हुआ है जिसमें ये सक्सेसफुल हुई है, ठीक है। सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ये प्रीलिम्स से पूछ सकते हैं कि ATAGS रिसेंटली सीन इन न्यूज़, ये क्या चीज़ है या फिर ये किस देश से आई है, ठीक है। तो ये इंडिजिनसली बिल्ड है। इंडिजिनसली मतलब क्या होता है, जो अपने देश में ही बनी हो, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग। और इसका भी वैलिडेशन टेस्ट है, इसमें सक्सेसफुल हुई है और उसको डीआरडीओ ने बनाया, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स के हिसाब से दिस आर्टिकल इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो यहाँ भी एक प्रीलिम्स के हिसाब से एक आर्टिकल आया दैट लोकपाल टू गेट अ न्यू ऑफिस एट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग यूएसए वाली नहीं है, ये साउथ दिल्ली में एक बिल्डिंग है, ये उसकी बात की हुई है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट लोकपाल थे हमारे देश के, जो कि 2019 में ही बनाए गए थे। इसी लोकपाल नाम सुन के लगता है कि ये कितनी पुरानी पोजीशन होगी, ठीक है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। ये 2019 में ही बनाई गई थी और ये जो फर्स्ट हमारे लोकपाल थे दैट वाज पिनाकी चंद्र घोष जी, ठीक है। तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट, पिनाकी चंद्र घोष। ये आ सकता है, इससे ही बहुत ही कॉमन सा MCQ है जो कि बहुत टेस्ट में पूछा जा चुका है। तो ये लेकिन आपको पता होना चाहिए दैट पिनाकी चंद्र घोष वॉज आवर फर्स्ट, चंद्र घोष वॉज आवर फर्स्ट लोकपाल, ठीक है। ये अभी भी पोजीशन पे हैं, वॉज फर्स्ट का इस और फर्स्ट लोकपाल। तो दैट इज़ अबाउट, इसमें इस आर्टिकल में इतना ही था। उसके बाद आते अपन इंडिया और डेनमार्क के इंटरनेशनल रिलेशन पे, ठीक है। तो इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इस समय जो मोदी जी हैं वो डेनमार्क के दौरे पे हैं और जर्मनी फ्रांस के दौरे में भी, बट वो बहुत ही कॉमन से रिलेशन में आ जाता है। जर्मनी और डेनमार्क वो तो आप हर जगह देख लेंगे, जर्मनी और फ्रांस को तो आप हर जगह रिलेशनशिप देख लेंगे, लेकिन इंडिया और डेनमार्क का थोड़ा सा रेयर है, ठीक है। ये आपको कहीं दिखेगा नहीं। तो इसमें मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा हिस्ट्री से लेके, क्योंकि अब ये गए हैं तो दिस इज़ इन न्यूज़, तो ये एग्ज़ाम के लिए हॉट टॉपिक बन सकता है, ठीक है। डेनमार्क से के सारे रिलेशन एक्सप्लेन कर दीजिए। सो इस पे अपन एक नई वीडियो बनाएंगे और उसको जल्दी ही पब्लिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें इस आर्टिकल में क्या बात की गई है कि
दैट इंडिया विल फोकस टू स्ट्रेंथन दी ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, आजकल ग्रीन एनर्जी के बारे में बहुत जगह चर्चा हो रही है, दैट और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा बहुत मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डेनमार्क और इंडिया के साथ में भी यही हुआ है कि जो ये दोनों देश इस समय ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी और वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट पे ये लोग काम करेंगे। अपनी जो पार्टनरशिप है, बायलैटरल जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रेंथन करेंगे ऑन दीज फैक्टर्स। ठीक है, इन फैक्टर्स पे ये अपना वो करेंगे। ठीक है, और जब इन पे टॉक्स में और भी कई सेक्टर्स के बारे में बात की गई है, ग्रीन शिपिंग के बारे में बात की गई है, जो जिससे शिप जो सामान शिप होता है थ्रू वाटरवेज और एयरवेज और बाकी और तरीके वे से, तो उसमें जो ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करने पे ज़्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, वाटर मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। ठीक है, एनर्जी और कल्चरल एक्सचेंज, तो यहाँ पे इसके बारे में बात की गई है। बाकी यहाँ पे मोदी जी जब वहाँ गए तो अपने डायस्पोरा से उन्होंने मुलाकात करी और बताया कि जो हम क्लाइमेट चेंज के जो हमारे टारगेट्स हैं वो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं थोप रहे हैं। ठीक है, वो हम अपनी सिटीजन्स को ही बोल रहे हैं करने के लिए, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज बूंद बूंद से सागर बनता है। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या ही कर लेगी अगर उनके सिटीजन्स ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बताया कि हम वी आर फोकसिंग ऑन आर सिटीजन, कि हमारे सिटीजन इस लड़ाई में हमारी साथ दें, एंड दैट इज़ ट्रू। और यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हुई है कि जो डेनमार्क ने उन्होंने इंडिया को इनविटेशन दिया है टू जॉइन इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सोल्यूशन, आई कार्स। ठीक है, जो कि इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये एक बन सकता है प्रीलिम्स क्वेश्चन कि अभी तो लेटेस्ट मेंबर तो नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि अगर अगले उसमें आए तो लेटेस्ट नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ये टेनिश इन्विटेशन मिला है जिनमें वो मेंबर बन चुके हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सोल्यूशन के, आई कार्स। ठीक है, दैट इज़ अ थिंग इंटरनेशनल में ये था। नेक्स्ट इज़ एक छोटी सी न्यूज़ यहाँ पे है कि फर्स्ट एक्सी वेरिएंट, जो कि कोरोना जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, उसका एक और वेरिएंट आ चुका है एक्सी वेरिएंट, जो कि इसका फर्स्ट केस इंडिया में पाया गया है। ठीक है, तो अगर पूछे कि दैट एक्सी वेरिएंट इज रिलेटेड टू विच डिजीज़, सो यू कैन गिव दैट कोविड से रिलेटेड है। ठीक है, ये न्यूज़ में है इसलिए इसको मैंने बता दिया, इतनी कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन अगर एक्सी वेरिएंट कहीं है तो आप यही बताइएगा दिस इज कोविड। ठीक है, उसके बाद दूसरा यहाँ पे दैट इंडिया स्लिप्स टू 150 इन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें जो इंडिया की रैंकिंग है 180 देशों में से वो 150 हो चुकी है, तो ये थोड़ा रैंकिंग इसमें नीचे गिर चुकी है। यहाँ पे उसके बारे में बात की गई है। और इस पर बस रैंकिंग ही पूछते हैं, अगर पूछते हैं, और दूसरी चीज़ पूछते हैं कि ये कौन रिलीज़ करता है। ठीक है, तो डैट इज़ जो ये रैंकिंग है, जो इंडेक्स है, इट इज़ कंपाइल्ड बाय रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स। तो ये इसको कंपाइल करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को, जिसमें से जो इंडिया की रैंकिंग है 150 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ है। ठीक है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, यहाँ पे ये इंडिया एक्सटेंड्स मोर एड टू श्रीलंका। तो एज यू ऑल नो दैट इस समय श्रीलंका अपनी वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, और इंडिया एज अ गुड नेबर उसकी हर मोड में मदद कर रहा है। तो इस समय इंडिया ने $200 मिलियन के वर्थ ऑफ फ्यूल देने का फैसला लिया है, प्रपोजल दिया है इन शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी। ठीक है, एक शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी के तहत 200 मिलियन का जो वर्थ ऑफ फ्यूल है, ठीक है, नॉट मनी, वर्थ ऑफ फ्यूल, ठीक है, वो इंडिया प्रोवाइड करेगा श्रीलंका को। और अब तक जनवरी 2022 से लेके इंडिया ने श्रीलंका की ऑलरेडी बहुत मदद कर दी है। लाइक इट हैज़ एक्सटेंडेड नियरली $3 बिलियन टू कैश ट्रैप्ड श्रीलंका। ठीक है, $3 बिलियन की, नॉट इन अ कैश, कैश दे के नहीं मदद करी है। इसके अलग अलग वेज हैं, फॉर एग्जांपल करेंसी स्वैप हो गया, थ्रू करेंसी स्वैप, क्रेडिट लाइंस फॉर एसेंशियल्स, लोन डिफर्मेंट्स टू श्रीलंका। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत मदद की, और इसमें 16,000 मेट्रिक टन, ठीक है, जो $3 बिलियन में 16,000 मेट्रिक टन राइस सप्लाई करी है। ठीक है, तो एक तरीके से बहुत मदद हो गई श्रीलंका की, और ये मात्र 2022 से ही कर रखे हैं। ठीक है, तो $3 बिलियन की मदद की है थ्रू दीज थिंग। और इसमें एक चीज़ और है कि हाँ, यहाँ पे दैट जो इंडिया ही मदद कर क्यों रहा है। ठीक है, तो जो इंडिया की पॉलिसीज़ हैं उसके तहत इंडिया ये मदद कर रहा है। पहली पॉलिसी हो गई नेबरहुड फर्स्ट। ठीक है, जो इंडिया वो अपने जो पड़ोसी देश है उनको बहुत प्राथमिकता रखता है, उनको हमेशा फर्स्ट नंबर पर रखता है उनकी मदद करने पे। तो दैट इज़ अ थिंग अबाउट नेबरहुड फर्स्ट। और दूसरा है सागर, सिक्योरिटी, ग्रोथ
फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, तो इन दोनों पॉलिसीज़ के तहत इंडिया श्रीलंका की मदद कर रहा है। तो ये दो पॉलिसीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एज ए इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है, और बाकी इसमें बता रखा है कि इस आर्टिकल में कि लोग कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब स्लोगन्स लगा रहे हैं, और यहाँ पे और किसी तरह से मदद की गई है। 400,000 मेट्रिक टन ऑफ फ्यूल भी दे रखा है। तो इसमें बाकी सब मदद बता रखी हैं, और इसमें क्राइसिस के बारे में बता रखा है, और यहाँ पे कैसे लोग प्रोटेस्ट करें उसके बारे में बता रखा है, और यहाँ पे इंडिया कैसे हेल्प कर रही है उसके बारे में बता रखा है। ठीक है, तो इंडिया की हेल्प इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर इंडिया और श्रीलंका में इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो यू कैन गिव दीज फैक्ट्स एज द एग्जाम्पल। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं था, बाकी इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। बाकी यहाँ स्पोर्ट्स है, और यहाँ पे इकोनॉमी भी प्राइवेट सेक्टर्स को लेके, तो दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर आर एग्जामिनेशन। बाकी यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुए हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे एक रशिया ने mariupol पे स्टील प्लांट में धावा बोल दिया है यूक्रेनियन फोर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दैट इज़ नॉट ऑल्सो नॉट, तो ये तो पिछले 2 महीने चलता आ रहा है। ओके, तो इसमें एडिटोरियल्स में हम लोग आते हैं, वहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है। यहाँ पे गर्मी के बारे में बता रखा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, दैट इज़ ट्रू। उसके बाद यहाँ पे एक ये एडिटोरियल है, अ बाय आउट दैट कुड मेक अ पब्लिक स्क्वायर प्राइवेट। ठीक है, तो इसमें वही इलॉन मस्क के बारे में चर्चा की गई है कि कैसे प्राइवेट सब चीज़ें हो रही हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे वैक्सीनेशन को लेके बोला गया, तो वो भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, बट हम यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात हो रही है, तो दिस इज आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे गवर्नर्स के पावर के बारे में पूरी बात हो रखी है। ठीक है, इस आर्टिकल का मतलब ही यही है कि आपको गवर्नर्स के जो पावर है, जो बिल्स को लेके पावर है, उसके बारे में आपको बताया जा सके। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से होती है इस केस की, तो जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, ठीक है, उन्होंने एक बिल पास किया, नीट बिल। ठीक है, नीट बिल, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट बिल। ठीक है, तो अगर अब ये तो संविधान में लिखा हुआ है कि जो बिल स्टेट लेजिस्लेचर से पास होता है उसको एक्ट बनने में किसकी एसेंट चाहिए होती है, गवर्नर की। ठीक है, अगर गवर्नर हामी भरेगा तभी वो बिल एक्ट बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी की बात बीच कन्फ्रंटेशन चल रही है, किसके बीच, बिटवीन इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नर। ठीक है, क्योंकि बिल तो पास हो चुका है असेंबली से, लेकिन गवर्नर इसकी एसेंट ही नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये पूरे आर्टिकल में सिर्फ गवर्नर्स के पावर्स के बारे में बात की गई है, और गवर्नर को क्या करना चाहिए उसके बारे में। तो इसका न्यूज़ में चल क्या है कि तमिलनाडु गवर्नर ने बिल पास किया जिसको 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 गवर्नर ने एसेंट नहीं दी। तो लेट्स टॉक अबाउट द गवर्नर पावर्स। ठीक है, इस पूरे आर्टिकल में यदि देखेंगे तो सिर्फ यही चीज़ है, ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स। यहाँ पे पूरी पावर्स के बारे में, यहाँ पूरी पावर्स के बारे में, यहाँ पावर्स के बारे में, पावर्स और ऑप्शंस क्या होते हैं जब गवर्नर के पास एक बिल आता है। ठीक है, यहाँ पे उसकी बात हो रखी है। तो इसका मैंने नोट्स बना रखा है, आई एम गोना यूज़ दैट नोट्स टू एक्सप्लेन दिस, क्योंकि इसमें समझाने में मज़ा नहीं आएगा, लेकिन मैंने एक शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं यहाँ पे। सेक्शन टुडेज न्यूज़पेपर, सो यहाँ पे ये बिल एसेंट के बारे में नोट्स बना रखे। ठीक है, इफ़ यू वांट दीज नोट्स, जो कि डिजिटल नोट्स कहते हैं, तो ये यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा। यू कैन ज्वाइन दैट, और वहाँ पे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन और ऐसे डिजिटल नोट्स की कॉपीज़ मिल जाएंगे। ठीक है, न्यूज़पेपर नहीं डाल सकते क्योंकि दैट इज़ एन इलीगल, वो इलीगल काम हो जाएगा, लेकिन हम वी कैन शेयर यू दीज नोट्स जो कि हैंडमेड हैं, जो कि शॉर्ट नोट्स है, जो कि आप तुरंत एग्ज़ाम से एक दिन पहले रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द थिंग। तो यहाँ पे बिल एसेंट जो आर्टिकल के बारे में बात हुई कि तमिलनाडु में समय कन्फ्रंटेशन चल रही बिटवीन गवर्नर एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, किस बात को लेके, क्योंकि नीट का जो बिल है वो स्टेट लेजिस्लेशन ने तो पास कर दिया है, बट गवर्नमेंट की तरफ से कोई एसेंट नहीं मिला है। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द पावर ऑफ गवर्नर। तो बेसिकली गवर्नर कौन होता है, इट इज़ एन अपॉइंटी ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है, और अंडर द आर्टिकल 154 सेक्शन 1 जो गवर्नर होता है उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है। ठीक है, दैट कॉन्स्टिट्यूशन वेस्टेड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट ऑन द गवर्नर, लेकिन बट यहाँ बहुत बड़ा बट है, दैट जो एक्सरसाइज होगी, जो पावर होगी, उसको एक्सरसाइज इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको संविधान के तहत ही आपको उस पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, और इस लाइन का मतलब होता है, अगर उस पावर का इस्तेमाल करना है तो वो
वो किसके अकॉर्डिंग होगा, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड और एडवाइस के अकॉर्डिंग होगा। दैट मीन्स आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब एडवाइस करेगा तभी आप उस पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, वरना आप नहीं करोगे। ठीक है, सो दैट इज़ द थिंग अंडर आर्टिकल, ये आर्टिकल की स्पेलिंग गलत है थोड़ी, आर्टिकल 154। ठीक है, और ये जो प्रोविज़न है ये काफ़ी सारे केसेस में, काफ़ी सारे सुप्रीम कोर्ट के में जो जजमेंट होती है उसमें ही पास हो रखा है। जिसमें पहली चीज़ होती है शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस ऑफ 1974। ठीक है, तो इसमें भी बता रखा है, जो शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 केस हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बता रखा है कि जो गवर्नर और प्रेसिडेंट होते हैं दे आर द कस्टोडियन ऑफ ऑल द एग्जीक्यूटिव एंड द पावर। ठीक है, जो मतलब ये खाली एग्जीक्यूटिव और पावर के देखने वाले, देख रेख करने वाले लोग होते हैं। ठीक है, ये इसको खुद परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, ये परफॉर्म नहीं करेंगे इन पावर्स को, ये खाली उन पावर्स को देखेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं करेंगे। उसको परफॉर्म कौन करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि हेड करता है बाय चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे रखी थी कि मस्ट परफॉर्म ये सारे जो पावर्स हैं इसको इसको इसकी देखभाल करेंगे, और ये मस्ट परफॉर्म दीज पावर्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर। ठीक है, कुछ केसेस में नहीं, लेकिन मोस्टली केसेस में ये जो पावर की जो इस्तेमाल होगी ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस और एड पे होगी। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लीड कौन करता है, सीएम। ठीक है, सीएम इसको लीड करता है। तो बेसिकली आप सीएम के पास ही एक्चुअल पावर है। ठीक है, दैट इज़ द थिंग। और इस बात को जो हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी हैं उन्होंने भी बता रखा है दैट, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बताया था कि जो गवर्नर के पास फंक्शन होती हैं, ही कैन नॉट डिस्चार्ज बाय हिमसेल्फ, यहाँ पे कैन नॉट होगा, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, तो हैज़ नो फंक्शन विच ही, उसके पास कोई फंक्शन नहीं होता, कैन होगा। ठीक है, दिस इज कैन। ठीक है, हैज़ नो फंक्शन विच ही कैन डिस्चार्ज बाय हिमसेल्फ, उसके पास ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है कि वो खुद से परफॉर्म कर सके। ठीक है, वो सब कुछ एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के तहत ही करेगा। ठीक है, मोस्टली चीज़, मुझे इमरजेंसी की बात अलग है, बाकी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मदद लेगा, उनकी एडवाइस लेगा, तभी वो पावर को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो एक पहली बात तो ये बात बोली शमशेर वर्सेस स्टेट ऑफ गवर्नमेंट केस ने, दूसरी बात यही बात बोली अम्बेडकर साहब जी ने। ठीक है, तीसरी बात यही बोलते हैं सरकारी कमीशन रिपोर्ट जो आई थी, वो भी यही बात बोलती है दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंजॉयज कॉन्फिडेंस ऑफ द असेंबली, और जो उनकी एडवाइस होगी वो, सेकेंड, जो उनकी एडवाइस होगी दैट विल बी बाइंडिंग ऑन द गवर्नर। ठीक है, तो जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब तक वो असेंबली में कॉन्फिडेंस इंजॉय कर रहे हैं, मतलब उनकी सत्ता है, तब तक जो भी उनकी एडवाइस होगी वो बाइंडिंग होगी गवर्नर पर। ठीक है, ये सरकारी कमीशन ने बोल दिया, सरकारी कमीशन ने। तीन लोगों ने बोल दिया, चौथा भी एक आगे, नबम रेबिया केस। ठीक है, ये 2016 का केस है, इसमें 5 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बेंच बनी थी, उन्होंने भी डिट्टो यही रिपोर्ट दी थी। ठीक है, सरकारी कमीशन वाली नबम रेबिया केस है, इन्होंने भी यही रिपोर्ट दी थी सरकारिया कमीशन वाली, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो जो एडवाइस देंगे दैट विल बी बाइंडिंग ऑन दी गवर्नर, और गवर्नर को सिर्फ और सिर्फ उन्हीं एडवाइस पे काम करना है। ठीक है, तो 4 लोगों ने आपको एडवाइस दे दी है, यही चीज़ सेम एडवाइस 4 लोगों से मिली आप लोगों को, किस किस से, एक शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस से, दूसरा अम्बेडकर साहब से, तीसरा सरकारी कमीशन रिपोर्ट से, चौथा नबम रेबिया केस से। ठीक है, कि जो गवर्नर है वो खुद से कोई फंक्शन नहीं एग्जीक्यूट करेगा, वो जो भी करेगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, उनके एडवाइस और एड पे ही करेगा। ठीक है, ये चीज़ थी जो कि अभी तमिलनाडु के गवर्नर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि जब भी एक बिल पास होता है फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेचर से बिल पास हुआ, अब उसको एक्ट बनना है, तो उसको एक्ट बनने के लिए एक टेस्ट से पास होना पड़ेगा, जो कि है गवर्नर्स टेस्ट। ठीक है, नाम के लिए ऐसे बोल रहा हूँ मैं, गवर्नर से पास होना पड़ेगा। ठीक है, उसको मतलब उसको गवर्नर उसको मंजूरी देगा। ठीक है, और ये कहाँ कह रखा है, ये आर्टिकल 200 में बताया गया। ठीक है, तो एक आर्टिकल हमने 2 पढ़ लिए, एक आर्टिकल 154 पढ़ा। सो यहाँ पे आर्टिकल 200 में प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, ये तो यहाँ पे जब बिल पास होता है स्टेट लेजिस्लेचर से, तो उनके पास 4 ऑप्शंस होते हैं गवर्नर के पास। ठीक है, जब 4 ऑप्शंस होंगे तो वो ऑप्शंस क्या क्या हैं, पहला है दैट ही स्ट्रेट अवे गिव हिज असेंट, उनके पास बिल आया, उन्होंने हामी भर दी, तुरंत वो बिल एक्ट हो गया। ठीक है, वो बिल एक्ट बन गया।
दूसरा क्या है, विद होल्ड इज असेंट, ठीक है, वो उस असेंट को रोक सकते हैं, और अगर वो रोक सकते हैं तो इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो कभी तक रोक सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ अन इम्पॉर्टेंट पावर ऑफ गवर्नर, ठीक है। तो अगर वो रोक दिया तो वो बिल कभी एक्ट बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। तीसरा हो गया दैट ही कैन रिजर्व इट दिस बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए इसको रोक सकते हैं, कि वो वेट करेंगे, वो प्रेसिडेंट की उसमें सहमति लेंगे, उसमें दिखाएंगे। लेकिन अगर ये बिल जो है, अगर वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रोक दिया गया, तो फिर उस पर जो भी फैसला होगा वो सिर्फ प्रेसिडेंट ही ले पाएंगे और कोई नहीं ले पाएगा, ठीक है। और अगर प्रेसिडेंट ने ये बिल वापस कर दिया रिकन्सिडरेशन के लिए, तो जो बिल होगा उसके बाद रिकन्सिडरेशन के बाद प्रेसिडेंशियल असेंट पे ही काम करेगा, मतलब तब फिर आप गवर्नर के पास नहीं जा सकते कि आप इसको असेंट कर दीजिए, आपको प्रेसिडेंट के पास ही वो बिल पेश करना पड़ेगा, सो दैट प्रेसिडेंट कैन गिव हिज असेंट, और जो बिल है दैट कैन बिकम एन एक्ट, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। तो ये चार ऑप्शंस होते हैं, ये तीसरा ऑप्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद चौथा ऑप्शन क्या होता है, रिटर्न द बिल, ठीक है। वापस आप रिटर्न कर लो बिल को फॉर रिकन्सिडरेशन, या तो उसको रिकन्सिडर करिए, या स्टेट लेजिस्लेचर से बोलिए, या फिर उसमें न्यू अमेंडमेंट ऐड करिए, ठीक है। तो अगर ये बिल वापस गया, तो जो लेजिस्लेचर है वो उसको इस रिकमेंडेशंस जो बताई हैं गवर्नर ने, उसको रिकन्सिडर करना होगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है, ये उस पर डिपेंड करता है कि उसको अमेंड करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। लेकिन उन्हें कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इफ़ लेजिस्लेचर अगेन पासिस द बिल विद और विदाउट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन, गवर्नर हैज़ टू पास दिस बिल, ठीक है। तो अगर वापस से उस बिल को पास कर देती है स्टेट लेजिस्लेचर, तो जो गवर्नर है उसको वो बिल पास करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है दैट द गवर्नर इन्जॉयज़ ओनली सस्पेंसिव वीटो, ठीक है, उसके पास सस्पेंसिव वीटो ही होती है खाली। और अगर जैसे जो सेकंड स्टेप था जहाँ पे वो बिल को होल्ड करके रखा है उसने, गवर्नर ने, और वो आगे पास नहीं होने दे रहे हैं, तो ये आर्टिकल 361 में बताया जाता है कि और उन पे वाला कोई उंगली नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू एनी कोर्ट। आप कोर्ट पे नहीं आ सकते, आप किसी को बोल नहीं सकते करने के लिए, बिकॉज आर्टिकल 361 उनको परमिशन देता है कि दैट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू एनी वन, वो किसी के लिए आंसरेबल नहीं होंगे, वो किसी की बात नहीं सुनेंगे, ठीक है। दैट इज़ अ थिंग। तो हमने 3 आर्टिकल कौन कौन से देखे यहाँ पे। एक आर्टिकल हो गया 54, जहाँ पे पावर्स के बारे में बात की रखी है, एड और एडवाइस पे काम करेंगे। 200, जहाँ पे बिल के सामने उनके 4 ऑप्शंस होते हैं, और 361 जहाँ पे वो किसी के लिए आंसरेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ अ थिंग। उसके बाद मनी बिल को लेके, ठीक है, मनी बिल को लेके देखते हैं कि वो तो ऑर्डिनरी बिल के लिए हो गया। नो, मनी बिल के पास भी लेजिस्लेचर के पास 3 ऑप्शन होते हैं, गवर्नर के पास आफ्टर पास बाय लेजिस्लेचर गवर्नर के पास 3 ऑप्शन होंगे। क्या होगा कि या तो वो असेंट दे दें, या तो उसको होल्ड करके रखें, या तो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके रखें, ठीक है। गवर्नर मनी बिल को ही कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है मनी बिल को लेके, ठीक है। दैट मनी बिल को वापस नहीं दे सकते स्टेट लेजिस्लेचर के पास, ठीक है। वो आपको पास करना ही, वो आपको इन 3 ऑप्शन में ही चूज़ करना पड़ेगा वो क्या करना है, ठीक है। और जनरली जो गवर्नर होता है वो भी एसेंट दे देता है, बिकॉज जो मनी बिल होता है दैट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेचर विद हिज प्रायर परमिशन, वो गवर्नर की परमिशन से ही स्टेट लेजिस्लेचर में उसको मनी बिल को पेश किया जाता है, ठीक है। तो दैट ये चीज़ थी गवर्नर के पावर्स के बारे में, ठीक है। सो जो आर्टिकल था, ये वाला आर्टिकल जो था, ये वाला आर्टिकल, ये सिर्फ गवर्नर्स के पावर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए बताया गया था, ठीक है। दैट्स इट। और इसमें ये था, ये गवर्नर्स के पावर्स इंपॉर्टेंट होती हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग, इसमें इतना था। और इसमें एक छोटी सी चीज़ और आई है, इंग्लिश को रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड। तो इसमें हाँ, यहाँ पे इसमें एक ईडियम का मतलब है, ठीक है, दैट ही ड्रॉप्ड अ ब्रेक। इस ईडियम का मतलब क्या होता है, तो क्योंकि जो इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी द हिंदू से ही लिए जाते हैं, तो ये ईडियम एक इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसका मतलब क्या होता है
that when you say something or do something that causes embarrassment to others, ठीक है, दैट उसका मतलब होता है ही ड्रॉप्ड अ ब्रिक. फॉर एग्जाम्पल, शी ड्रॉप्ड अ बिल शी ड्रॉप्ड अ ब्रिक व्हेन शी टॉक्ड अबाउट हर डाइवोर्स एट हिज वेडिंग रिसेप्शन. ठीक है, तो ये इसका मतलब था. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ आर्टिकल्स. इसमें और ज़्यादा कोई ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी नहीं जिसको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ. इसमें खाली एक्सप्लेनेशन लायक यही था. पावर ऑफ गवर्नर वो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया. इफ़ यू वांट दी नोट्स जो कि मैं वन नोट पे बनाए हैं, तो यू कैन जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ गिव गिव अ थम्स अप. एंड मैं आपको मिलता हूँ कल के एनालिसिस में. थैंक यू सो मच. जय हिंद.